इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या कह रहा है ये सुनते हैं पहले। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और इसमें लिखा हुआ है केरला केरला नाउ एंड बियॉन्ड गवर्नमेंट गवर्नर्स रोल इन स्टेट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। देखिए, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मामले को हटा दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है, मैं सामान्य शब्दों में आपको बताता हूँ, शायद आप बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे देश में एक राज्य है केरल, और केरल में एक डिस्प्यूट हो गया है। डिस्प्यूट क्या है कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की और ख़ास तौर पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है, या एक्स ऑफिसियो चेयरमैन या चांसलर होता है। यानी जो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसका चांसलर होता है। अब ये गवर्नर जो कि यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, ये यूनिवर्सिटी के कामकाज को मैनेज करने के लिए एक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करता है। और जो अभी डिस्प्यूट है वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट से लेकर है। तो थोड़ा सा राजनीतिक मामला देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। देखिए, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। अब उन्होंने क्या किया, वो किसी और को गवर्नर, मतलब आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि केरल के गवर्नर थे, वो किसी और को केरल यूनिवर्सिटी का या केरल में एक यूनिवर्सिटी जो है उसका वाइस चांसलर अपॉइंट करना चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी और के नाम पर सहमति जताई है। तो इसलिए जो गवर्नर साहब हैं वो कह रहे हैं तो फिर मैं चांसलर का पद ही छोड़ दूंगा। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं कर सकता हूं, जैसा संविधान में भी प्रोविज़न है, तो इसका मतलब ये है कि, मतलब संविधान पॉलिटी में प्रोविज़न है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर चांसलर का पद भी छोड़ देना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा डिस्प्यूट क्या है विस्तार से। तो मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बेसिकली जो डिस्प्यूट उभरा है ये एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोस्ट की अपॉइंटमेंट को लेकर है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, अगर हम गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए थोड़ा बहुत गवर्नर के लिए जानना ज़रूरी है। तो गवर्नर अगर आप देखोगे तो गवर्नर का जो काम होते हैं किसी राज्य में, उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो गवर्नर है वो, पहली बात तो यह है कि राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व वाली, उसकी सहायता और सलाह पर काम करता है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 163 यानी 163 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी गवर्नर को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद होगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब वो गवर्नमेंट हेड के रूप में या स्टेट के हेड के रूप में काम करता है, हमको पता है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पर अगर आप बात करो राष्ट्रपति की या गवर्नर की, तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द कंट्री है और गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द इंडिया है, या आप कह सकते हो हेड ऑफ द इंडिया बोलना उचित नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर तो क्या हो गया, मैंने पहले बताया कि गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। फिर बात आती है चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब जब गवर्नर सामान्य काम करता है राज्य के, तो उसको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 163 में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जब वो एज ए चांसलर काम करता है, यानी जो व्यक्ति गवर्नर होता है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो वहां पर इसको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है और कहा गया है कि वहां पर ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकता है। यानी गवर्नर जो है, जो यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर है, वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कर सकता है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना या अपनी स्वतंत्रता से। तो ये बेसिक प्रोविजन है जो है गवर्नर के संदर्भ में। अब बात आती है, ये तो हमने बात कर ली स्टेट यूनिवर्सिटीज की। बात अब अगली ये है कि भाई साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो भारत में एक कानून है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009। फिर बोल रहा हूं कि भारत में एक कानून है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज
एक्ट 2009 यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। राज्य में जहां पर आप देखते हो कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां चांसलर हो गया गवर्नर और वाइस चांसलर हो गया कौन, जिसको गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें कि वहां पर चांसलर या वाइस चांसलर कौन होता है, तो वहां पर हमारे पास एक एक्ट है यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, और वहां पर कहा गया है कि प्रेसिडेंट होगा यूनिवर्सिटी का विजिटर, यानी प्रेसिडेंट एज अ विजिटर काम करेगा। और प्रेसिडेंट एज अ विजिटर काम करते करते यूनिवर्सिटी को एक चांसलर प्रदान करेगा, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भारत का राष्ट्रपति एक चांसलर की अपॉइंटमेंट करेगा। तो वहां पर चांसलर कौन बनाएगा, वहां पर प्रेसिडेंट बनाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी उसकी एक सिलेक्शन कमेटी होगी, और वो सिलेक्शन कमेटी कुछ नामों का एक पैनल राष्ट्रपति को भेजेगी और कहेगी इस नाम में से आप एक नाम को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दीजिए। तो उम्मीद है आप इस टेक्निकल पॉइंट को समझ पाए होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर होगा। आगे कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या करेगा, चांसलर की अपॉइंटमेंट करेगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की यूनियन गवर्नमेंट की एक सिलेक्शन कमेटी होगी। वो सिलेक्शन कमेटी कुछ नामों के पैनल को सजेस्ट करेगी राष्ट्रपति के पास और कहेगी राष्ट्रपति महोदय आपने चांसलर तो अपॉइंटमेंट कर दी है, उसकी जो वाइस चांसलर आपको अपॉइंटमेंट करनी है जिसकी, वो इन नामों में से एक को अपॉइंट कर दो। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो जो सिलेक्शन कमेटी केंद्र सरकार की है उसने जो भी नाम सुझाए हैं उनमें से एक नाम को वाइस चांसलर अपॉइंट कर देगा किसी यूनिवर्सिटीज में। साथ ही साथ इस कानून में यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में एक और प्रोविजन किया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी यूनिवर्सिटीज का चाहे एकेडमिक मामला हो या नॉन एकेडमिक मामला हो वहां पर इंस्पेक्शन कर सकता है। उसको इंस्पेक्शन करने की छूट हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मांग सकता है, सारे कामों का एक जायजा ले सकता है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में साफ साफ लिखा है। तो ये अलग अलग भूमिकाएं हो गई राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। अब अगर हम बात करें गवर्नर की, क्योंकि सारा डिस्प्यूट है वो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब को लेकर है, तो चलिए समझते हैं कि भारत में गवर्नर का रोल क्या है। देखिए, अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर भारत में एक डुअल रोल निभाता है, यानी दो मतलब एक आप ये समझ सकते हो कि दो चेहरे गवर्नर के होते हैं। कैसा, अगर हम पहले चेहरे की बात करें, गवर्नर क्या काम करता है, पहली बात तो गवर्नर क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट होता है। यानी जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हैं, संविधान के अनुसार क्या होंगे, ये संविधान के अनुसार आर्टिकल 153 के अनुसार ये उस राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनली हेड हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये किसी राज्य विशेष का गवर्नर हेड होता है। लेकिन ये एक और काम करता है, क्या, ये सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक लिंक भी होता है। क्यों, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट आप देखोगे कि राष्ट्रपति करता है। और अगर हम संविधान को थोड़ा डीप समझें तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 153 या 153 के द्वारा, वो बेसिकली संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन जब हम भारत के संविधान का आर्टिकल 74 देखते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट अपने जो भी काम हैं वो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः जो राज्य में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, वो सामान्यतः आप ये समझ लो कि प्रधानमंत्री करवाता है किसी व्यक्ति को। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं शायद। तो अगर आनंदीबेन पटेल को देखोगे तो वो गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है और भाजपा की एक पुरानी लीडर भी हैं। तो इसका तय है कि राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो सीधी सी बात है आर्टिकल 74 का यूज करके
आर्टिकल 153 के तहत जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो की गई, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा कराई गई। अब हमने ये समझ लिया है। दूसरी चीज हम समझे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है गवर्नर से रिलेटेड जो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 153 गवर्नर का प्रोविजन करता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक गवर्नर होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी जो भी स्टेट्स हैं भारत के लिए राष्ट्रपति होता है, सेम वैसे ही संघीय शासन में क्या होगा, राज्यों के लिए गवर्नर होता है, पहली चीज। फिर आप देखोगे आर्टिकल 163 163 वहां पर लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी गवर्नर को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। तो ये समझ लिया आपने। फिर आर्टिकल 200 आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं वो गवर्नर के पास भेजे जाते हैं। अब आर्टिकल 200 के समय आप देखोगे या आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहली चीज है कि वो अपनी एसेंट उस बिल पर दे सकता है। जैसे ही राज्य विधानमंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो भी बिल पास किया गया है गवर्नर उसमें अपनी अनुमति दे देता है तो राज्य विधानमंडल का वो बिल कानून बन जाता है। दूसरी चॉइस क्या होती है गवर्नर के पास? विथ होल्ड हिज एसेंट, यानी गवर्नर कैन विथ होल्ड हिज एसेंट, गवर्नर अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है, यानी गवर्नर उस पर कोई फैसला करे, अपनी जो सहमति उसको रोक ले। फिर आप देखोगे खास प्रोविजन यह है कि गवर्नर अगर मनी बिल नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। यानी अगर धन विधेयक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि धन विधेयक को छोड़कर अगर आप देखोगे तो सामान्य अगर विधेयक आया गवर्नर के पास तो गवर्नर क्या कर सकता है, उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। फिर एक और कंडीशन आती है कि गवर्नर अगर देखता है कि राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी कानून में या बनाए जा रहे किसी बिल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है या कुछ बड़ा उलटफेर किया जा रहा है, संविधान के जो उपबंध है उनके अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, तो गवर्नर क्या करता है, आर्टिकल 200 के तहत उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है। याद रखिएगा, उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है और फिर यहां से गवर्नर का काम तमाम हो जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के द्वारा कोई बिल जो विचार के लिए वापस भेजा गया है उस पर अगर अपनी स्वीकृति मतलब कुछ संशोधन करता है या बिना संशोधन किए फिर भी राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देता है, मतलब ऐसा हुआ कि कोई कानून, कोई बिल राज्य विधानमंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया, वो बिल गवर्नर के पास भेजा गया आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 200 में आपने देखा कि गवर्नर ने उसको किसके पास भेज दिया, आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के पास, क्योंकि गवर्नर को ऐसा लगा कि इस खास बिल में जो स्टेट लेजिस्लेचर का है वहां पर संविधान का कुछ उल्लंघन हो रहा है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति या तो उस बिल पर अपनी एसेंट दे सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, या अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर या रोक करके रख सकता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को जिसको राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन या पुनर्विचार के लिए भेजा है उस पर बिना संशोधन के या कुछ अमेंडमेंट करके राष्ट्रपति के पास फिर से स्वीकृति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देगा या नहीं देगा इस बारे में भारत का संविधान मौन है। तो इसका मतलब यह लगाया गया कि अगर राज्य विधानमंडल जिस बिल को राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है उस पर कुछ संशोधन करे या ना करे और फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो इस मामले में भारत का संविधान मौन है। आर्टिकल 201 201 में इसका प्रोविजन है, वहां पर कुछ आगे दिया नहीं गया, तो इसका सामान्य शब्दों में यह मतलब लगाया गया कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे या न दे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको स्वीकृति देनी ही है, वो उसके पश्चात भी स्वीकृति नहीं दे सकता है। इसी तरह हम बात करें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल मिलेगा आर्टिकल 213 जो कि सामान्यतः ऑर्डिनेंस या अध्यादेश से संबंधित है। तो उम्मीद है
ये छोटी सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी होनी चाहिए गवर्नर से रिलेटेड वो आपको मिली। अब गवर्नर का जो एक पोस्ट है, गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, वहां पर हमेशा एक समस्या आती है कि स्टेट उसके ऊपर हमेशा ब्लेम करते हैं कि वो सेंट्रल के एजेंट के तौर पर काम करता है। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 153 के तहत गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः आर्टिकल 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने सभी कामों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर के कहने से करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य हमेशा इस बात का आरोप लगाते हैं कि जो गवर्नर है वो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो बहुत सारी कमिटीज आई, तो कुछ हम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नर की अपॉइंटमेंट और रिमूवल से संबंधित क्या प्रोविजन है। एक पुच्छी कमीशन यानी पुंछी कमीशन बनाया गया था और उन्होंने एक खास प्रोविजन किया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नर को हटाने की जिम्मेदारी भी, ये गवर्नर को भी कैसे हटाना चाहिए, इम्पीचमेंट के थ्रू। यानी राज्य विधानमंडल जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट आता है, वैसे ही गवर्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट आना चाहिए राज्य विधानमंडल में, यानी राज्य के पास भी शक्ति हो कि वो गवर्नर को हटा सकता है। दूसरी जो रिकमेंडेशन की पुंछी कमीशन ने वो ये थी कि जब भी किसी गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो तो जिस राज्य में अपॉइंटमेंट हो रही है वहां के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाए या परामर्श किया जाए, जो अभी होता है नहीं। तो यहां पर दो प्रोविजन इन्होंने किए थे, हटाने के संबंध में और अपॉइंटमेंट के संबंध में। अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर से पूछकर की जाए और हटाया वैसे ही जाए जैसे भारत के राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट लाया जाता है। तो इन्होंने ये सिफारिश की थी। साथ ही साथ आर्टिकल 356 जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो किसी राज्य में लगाया जा सकता है, उसके संबंध में, राष्ट्रपति शासन के संबंध में किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो उसके संबंध में भी कुछ सिफारिश कई कमिटीज के द्वारा आई, जिसमें पहली सिफारिश थी पुंछी कमीशन के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 356 है या आर्टिकल 355 है, इनमें संशोधन करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इनका दुरुपयोग होता है। सामान्यतः कोई ऐसा राज्य जिसके संबंध केंद्र से बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो कभी कभी राजनीतिक फायदा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सेंट्रल वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह एक राज्य और केंद्र के संबंध से संबंधित सरकारिया कमीशन था। सरकारिया कमीशन ने कहा पहली चीज कि आर्टिकल 356 को बहुत रेयर केसेस में यूज करना चाहिए, उसका जो यूज हो बहुत ही ढंग से करना चाहिए। उसको मतलब बहुत ही रेयर यूज किया जाए, तब यूज किया जाए जब कोई स्टेट या राज्य संविधान के प्रोविजंस के अनुसार काम नहीं कर रहा है। सामान्य, अगर आप देखो तो सामान्य व्यवस्था में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है एसआर बोमई केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो केंद्र है या राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है वो अतार्किक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहां मन हो वहां पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगा दो। तो बोमई केस के बाद हमने देखा कि जो आर्टिकल 356 का दुरुपयोग था वो थोड़ा कम हुआ है पहले की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अचानक से आप उठे और आपने किसी राज्य में वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ये ठीक नहीं है, इस प्रकार इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है इस पूरे टॉपिक को हमने बहुत सारी डायमेंशंस के साथ कवर कर लिया है। उम्मीद है ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी।